All right, class. Assalamualaikum. This is our second session of today, the class of Artificial Intelligence, 23rd of August 2021. I'll wait for the students to join and then start in a bit. All right, अली हैदर आपने ज्वाइन किया है. काइंडली मुझे कंफर्म करते हैं आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है आप तक या नहीं. देन 5 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं क्लास को. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट. लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू. लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे मिनीमैक्स ट्री सर्च की. वहीं से हम बात को स्टार्ट करते हैं. हमने ये कहा कि हम ट्री सर्च को कुछ इस तरीके से अप्लाई करते हैं. इसकी डिटेल मैंने लास्ट क्लास में दी है. फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ ट्री. तो इसमें पहली नोड मैक्स की है, दूसरी मिन है, तीसरी लेवल जो है वो मैक्स का है और चौथा वो टर्मिनल नोड्स हैं विच इज़ एसेंशियली द मिन नोड्स. सो ये दो प्लेयर्स हैं, मैक्स प्लेयर एंड मिन प्लेयर. अभी मैक्स ने चूज़ करना है कि उसने बी वाला मूव करना चाहिए उसे या सी वाला मूव करना चाहिए. उसके लिए वो पॉसिबिलिटीज़ कैलकुलेट करके और अपनी एवोल्यूशन वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहा है. सो ए जो है वो इट इज़ लुकिंग फॉर द मैक्सिमम वैल्यू. और हमने अभी लास्ट क्लास में ये देखा कि देयर आर सम नोड्स जो कि प्रून हो सकती हैं, यानी कि उनकी वैल्यू चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, उसकी वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे अल्टीमेट डिसीजन पे. सो हम यहीं से बात को स्टार्ट करते हैं कि ए के लिए अल्टीमेट डिसीजन पर किन किन नोड से फ़र्क नहीं पड़ रहा. क्या ये सब वैल्यूज़ कैलकुलेट करने का फ़ायदा है हमारे पास, या कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनको अगर हम कैलकुलेट ना भी करें तब भी हमारे एल्गोरिदम यानी मिनीमैक्स सर्च के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग कहते हैं. ठीक है, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हमने अभी देखी थोड़ी देर पहले. मैं आपके सामने दोबारा वही लेक्चर की स्लाइड रख देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि हम क्या बात कर रहे थे. ये वाली बात हम कर रहे थे और हमने ये कहा यस कि हमने बेसिकली तरीका ये अपनाते हैं मिनीमैक्स सर्च में कि हमें सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज़ दी गई होती हैं लीफ नोड्स पर, और हम उसे बैक प्रोपेगेट करके यानी ऊपर ला कर और अल्टीमेटली डिसीजन लेते हैं कि हमें यहाँ जाना चाहिए या यहाँ जाना चाहिए, या अगर दो से ज़्यादा हैं तो कहाँ कौन सा मूव हमें करना चाहिए. तो हमें यहाँ पे 2 7 1 और फॉर एग्जांपल सम वैल्यू इज़ गिवन हेयर. तो ये लेवल की सारी नोड्स मिनिमम सेलेक्ट करेंगे अपने चिल्ड्रन में से, और इस लेवल की सारी नोड्स मैक्सिमम सर्च करेंगे अपने चिल्ड्रन में से, एंड सो ऑन. मिन मैक्स करता करता आप अल्टीमेट डिसीजन की तरफ जाएंगे. तो ये मिनिमम नोड्स जो हैं यानी मिनिमम लेवल पर जो नोड्स हैं ये मिनिमम तलाश करेंगे. इसके चिल्ड्रन की दो वैल्यूज़ हैं, 2 और 7. ये मिनिमम की तरफ तलाश करेगा तो इसको 2 मिलेगा. इसकी भी दो चिल्ड्रन हैं, एक 1 और एक समथिंग एल्स, तो ये 1 तलाश करेगा. मैक्स जो है इसके दो चिल्ड्रन है 2 और 1, ये इनमें से 2 सेलेक्ट करेगा बिकॉज इट इज़ लुकिंग फॉर द मैक्सिमम वैल्यू. 2 और 1 में से मैक्सिमम ये. बस हमने ये कहा कि इस नोड की वैल्यू कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अल्टीमेटली. क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि लेट सपोज इसकी वैल्यू 3 है. तो 3 है अगर इसकी वैल्यू, तो 1 और 3 में से ये क्या सेलेक्ट करेगा? 1 ही सेलेक्ट करेगा बिकॉज इट इज़ ऑन द मिनिमम लेवल. 1 और 3 में से ये 1 को सेलेक्ट करेगा. यानी 1 से अगर मैं बड़ी वैल्यू रख देता हूँ 3, तो ये 1 को सेलेक्ट करेगा. यानी मैक्स के पास अल्टीमेटली ये दो चॉइसेस ही हैं, 2 और 1. अगर यहाँ पर वैल्यू फॉर एग्जांपल बड़ी होती है 100 छोटी हो जाती है -3 हो जाती है लेट सपोज, या -4 है, तो -4 में मिनिमम यहाँ तो -4 सेलेक्ट कर लेगा यस, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन मैक्स फिर भी 2 ही लेगा. यानी यहाँ पर अगर 2 से बड़ी वैल्यू या 1 से बड़ी वैल्यू आ जाती है, 3 या 4 आ जाता है, तो यहाँ पर यहीं पर वो प्रून हो जाएगा क्योंकि मिनिमम उसको सेलेक्ट नहीं करेगा बिकॉज इट इज़ बिगर देन 1. और अगर बिगर देन 1 नहीं लेसर देन 1 आता है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास 2 से तो छोटी ही वैल्यू आएगी यहाँ पर. सो ये एक स्पेशल केस है जहाँ पर 2 यानी कि इस नोड से की जो वैल्यू है उससे छोटी वैल्यू अगर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है तो फिर इसके बाद वाली नोड को सेलेक्ट करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं इसको कैलकुलेट करने का. ठीक है, तो बेसिक आइडिया इज़ दैट इफ़ यू हैव एन आइडिया दैट इज़ श्योरली बैड, डोंट टेक द टाइम टू सी हाउ ट्रूली ऑफुल इट इज़. यानी इफ़ यू नो कि यहाँ पर कोई भी तरीका हो वो हमें उस पोजीशन पर लेकर जाना ही नहीं है. बेशक यहाँ पर 300 हो लेकिन हम उस पोजीशन पर जा ही नहीं सकते. हम मैक्सिमम की तरफ जाना चाह रहे हैं बिकॉज द रूट नोज इज़ मैक्सिमम. हम मैक्सिमम की तरफ जाना चाह रहे हैं लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं है. जितना भी मैक्सिमम हो, चाहे ये 1000 ही क्यों ना हो,
यहाँ पर ये 1 ही सेलेक्ट होगा क्योंकि ये मिन की नोड है, आपकी अपोनेंट की नोड है। तो इस तरह हम तरीका तलाश कर रहे हैं कि कौन सी नोड्स हैं जिनको प्रून किया जा सकता है। इसके लिए थोड़ा सा एक रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, उसको मिनी मैक्स सर्च अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग कहा जाता है। इसमें दो वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, अल्फ़ा और बीटा, इस वजह से इसको अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग का नाम दिया जाता है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पर रन करने वाला हूँ, सो प्लीज़ बी अटेंटिव ऑन दैट so that you will be able to see how it's actually working. I would have showed you on the board, but board पे obviously writing इतनी ज़्यादा particularly नहीं हो पाएगी, तो मैं इसके लिए stable को इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि आपके सामने है। राइट, सो इट्स मोस्टली लाइक कि हर एक नोड के ऊपर, ये आपके सामने नोड्स हैं जो A B C D E F, ये लेवल मैक्स का है जिस तरह से आप देख रहे हैं पीछे डॉक्यूमेंट पे। दिस इज़ अ मैक्स लेवल, दिस इज़ मिन, देन मैक्स लेवल एंड देन टर्मिनल नोड्स या फिर मिन का जो है लेवल है। दो वेरिएबल्स हम इसमें यूज़ करते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा, लाइक आई सेड कि इसमें दो वेरिएबल्स का यूज़ होता है, एक अल्फ़ा का और एक बीटा का। सो मैं ज़रा इसको चेक कर लूँ इस तरह से कि हम एक ही स्क्रीन में दोनों चीज़ों को देख सकें। अच्छा, बिकॉज इसके आगे भी लिखा हुआ है वैसे तो, लेकिन मैंने ख़ुद भी यहाँ पर लिख दिया है कि A इज़ अ मैक्स लेवल नोड, B इज़ अ मिन लेवल नोड, C इज़। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने यहाँ पर फॉर नोट्स लिख दी हैं नीचे, दे आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर अस। सो नोट्स में मैंने ये लिखा है कि ज़रा इसको line spacing so that I can see the whole thing here. ठीक है, सो ये कुछ नोट्स मैंने नीचे लिखे हैं। एक ये कंडीशन है मेरे पास, और एक है कि मैक्स नोट्स जितनी भी हैं वहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू चेंज करेंगे हम, बीटा की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। ये कुछ जिसको कह लें कि चीट नोट्स हैं जो कि हम अपने साथ रखेंगे हमेशा। और मिन नोट्स के ऊपर हम सिर्फ बीटा को चेंज करेंगे, अल्फ़ा को चेंज नहीं करेंगे। तो स्टार्ट हम ऐसे करेंगे कि स्टार्टिंग नोड के ऊपर हम अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे -इन्फिनिटी और बीटा की वैल्यू रखेंगे +इन्फिनिटी। ओके, सो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, बिकॉज यहाँ पर मेरे पास चॉइस है कि या तो बी को चूज़ करें या सी को चूज़ करें, बट मुझे ये नहीं पता बी और सी की वैल्यूज़ क्या हैं। तो इन दोनों की वैल्यूज़ जानने के लिए मुझे बी और सी के चिल्ड्रन की वैल्यूज़ जानना पड़ेंगी, और बी और सी के चिल्ड्रन की वैल्यूज़ जानने के लिए मुझे उनके चिल्ड्रन की वैल्यूज़ जानना पड़ेंगी। सो मैं इन अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ को एग्जैक्टली इसी तरह उतार दूंगा नीचे, यानी कि ए से मैं बी पर ले आऊँगा और बी से फिर मैं डी पर ले जाऊँगा इन वैल्यूज़ को। अभी मैंने सिर्फ नीचे उतारी हैं वैल्यूज़। अब आपने असल काम शुरू करना है, और वो ये है कि D इज़ अ मैक्स नोड, राइट। इसका मतलब पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर अल्फ़ा चेंज होगा, यहाँ पर बीटा चेंज नहीं हो सकता, ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर सिर्फ अल्फ़ा चेंज होगा D के अंदर। पहली बात तो ये है जो कि मैंने नीचे नोट्स में भी लिखी है। दूसरी बात ये है कि इस D के पास दो चॉइसेस हैं कि या तो ये 2 रखे अपने पास या 3 रखे। तो सबसे पहले ये स्टार्ट करता है 2 से, और ये सोचता है ये सोचता है डी पोजीशन पर ये सोचता है, मैक्सिमम ये सोचता है, या जो भी प्लेयर है वो ये सोच रहा है कि डी पोजीशन पर अगर मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू ये है और बीटा की वैल्यू ये है, और इस नोड पर सिर्फ अल्फ़ा ही मैं चेंज कर सकता हूँ, एंड आई एम लुकिंग फॉर द मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या मुझे ये रखना चाहिए या 2 रखना चाहिए? क्या मुझे ऑलरेडी जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो रखनी चाहिए, या जो नई अवेलेबल है उसको रखना चाहिए? तो वो ऑब्वियसली -इन्फिनिटी और 2, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? मैंने यहाँ पर मैक्स इसीलिए लिखा है सो दैट वी नो कि इट विल लुक फॉर द मैक्सिमम वैल्यू। सो -इन्फिनिटी इज़ नॉट अ बिग वैल्यू, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूँगा 2 से, कि भाई इस डी नोड के ऊपर अल्फ़ा की वैल्यू हो गई है 2 और बीटा की वैल्यू एग्जैक्टली वैसे ही है +इन्फिनिटी। ठीक है, अब अगली चॉइस मेरे पास आती है। अच्छा, अब अगली चॉइस देखने से पहले ये कंडीशन चेक करेंगे हम, और ये कंडीशन ये है क्या अल्फ़ा बीटा से बड़ा है? सो एज वी कैन सी कि अल्फ़ा बीटा से बड़ा नहीं है, 2 बड़ा नहीं है +इन्फिनिटी से, इस लेवल पर अभी हम काम कर रहे हैं। सो 2 बड़ा नहीं है इससे, तो हम क्या करेंगे, हम 3 को भी चेक करेंगे। ये कंडीशन एक्चुअली मुझे ये बता रही है कि इसके बाकी चिल्ड्रन को चेक करने की ज़रूरत है, या फिर इसको प्रून कर दिया जाए, यानी कि छान दिया जाए, निकाल दिया जाए, कैलकुलेट ना करें, बेशक ना देखें।
सो जब हमें अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर देन बीटा मिलेगी तब हम कहेंगे कि भाई इसके बाकी चिल्ड्रन को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास अल्फ़ा इज़ नॉट ग्रेटर देन बीटा, तो इसका मतलब है हमें नेक्स्ट वैल्यू देखनी पड़ेगी, और हमारे पास ऑप्शन है 3। तो क्या मैं यहाँ पर 2 को रखूँ या 3 को? ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज़ अ मैक्स नोट, तो 2 रिप्लेस हो जाएगा 3 से। अब यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब रिमेंबर कि यहाँ पर जो 3 की वैल्यू है वो इस d के ऊपर, अब लेट सपोज कि 3 आ गया है, नाउ दैट्स अ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एट d इज़ 3 and the calculated value of beta at d, which did not change at all, is plus infinity. Why did it not change? Because we were on the max node and max node के ऊपर सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू चेंज होती है। अब क्या होगा, अब d से उठ के वैल्यू, अब b के पास जो b है पेरेंट, इसके पास अब एक चॉइस आ गई है 3, क्योंकि d के पास अब वैल्यू आ गई है 3। तो अब b ये सोचेगा कि मुझे अपनी पिछली वैल्यू रखनी चाहिए या जो नई वैल्यू आई है 3 उससे उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। नाउ रिमेंबर किस वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, b पर 2 वैल्यूज़ हैं, बिकॉज b इज़ अ मिन नोड, तो इसका मतलब है यहाँ पर बीटा की वैल्यू में चॉइस है कि या आप प्लस इन्फिनिटी रखना चाह रहे हैं या 3 रखना चाह रहे हैं। सो क्या मैं प्लस इन्फिनिटी रखना चाह रहा हूँ या 3 रखना चाह रहा हूँ, जो कि नई वैल्यू आई है मेरे पास, d के ऊपर वैल्यू 3 सेलेक्ट हो चुकी है। इसको ऐसे समझें कि मैक्स में जो अल्फ़ा की वैल्यू है, मिन में वो बीटा की वैल्यू हो जाएगी। सो मैक्स में अल्फ़ा की वैल्यू 3 है, तो हमारे पास चॉइस है कि बीटा में, क्योंकि मिन के ऊपर सिर्फ बीटा की वैल्यू ही चेंज होगी, सो मिन के ऊपर क्या बीटा को, मिन के ऊपर क्या बीटा को प्लस इन्फिनिटी रखना चाहिए, बी के ऊपर बीटा को क्या प्लस इन्फिनिटी रखना चाहिए या 3? सो द क्वेश्चन इज़ कि हमें यहाँ पर मिनिमम वैल्यू चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ मिन नोड, तो प्लस इन्फिनिटी मिनिमम है या 3? सो ऑब्वियसली 3 इज़ मिनिमम बिटवीन प्लस इन्फिनिटी एंड 3, सो मैं इस प्लस इन्फिनिटी को रिमूव करके लिख दूंगा 3, यानी कि यहाँ पर जो 3 चूज़ हुआ, बी ने भी उस 3 को चूज़ कर लिया। बेयर विद मी इन ऑल ऑफ दोज स्टेप्स, क्योंकि हर एक स्टेप की एक अलग कॉम्प्लिकेशन है, राइट। सो अब यहाँ पर जब आपने 3 लिख दिया, तो जस्ट लाइक जैसे यहाँ पर 3 आया था वैसे ही यहाँ पर आ गया अब 3। नाउ रिमेंबर कि इसके पूरे चिल्ड्रन चेक नहीं हुए हैं, तो अगेन मैं वही कंडीशन चेक करूँगा कि क्या इसके दूसरे चिल्ड्रन को देखना चाहिए, क्या बी के दूसरे चाइल्ड यानी ई को देखना चाहिए या नहीं। उसके लिए मैं ये कंडीशन चेक करूँगा, क्या अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा है। अगेन वही कंडीशन, अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा है, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी है और बीटा 3 है, ग्रेटर देन नहीं है, इसका मतलब है कि इसके दूसरे चाइल्ड को मुझे देखना पड़ेगा। जब मैं इसके दूसरे चाइल्ड को देखूँगा तो मैं ये दोनों वैल्यूज़ माइनस इन्फिनिटी और 3 एक्सक्यूज मी, या सॉरी अबाउट दैट। सो आई वाज सेइंग कि या सो बी के, अब चूँकि यहाँ पर कंडीशन अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो मुझे ई को भी चेक करना पड़ेगा। तो ई को चेक करने के लिए मैं बी की ये दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़ ई के ऊपर उतार लूँगा। रिमेंबर दिस इज़ लाइक अ चीट कोड, कि जब भी आप ऊपर से वैल्यू नीचे की तरफ उतार रहे हैं, पेरेंट से चाइल्ड की तरफ उतार रहे हैं, तो कोई फ़र्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, एज़ इट इज़ अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रखते हैं। लेकिन जब आप डी से बी की तरफ लेकर जा रहे थे, तो रिमेंबर डी में जो अल्फ़ा की वैल्यू थी वो आपने बीटा की वैल्यू कर दी, बिकॉज वी नो कि मैक्स नोड पे सिर्फ अल्फ़ा चेंज होगा और मिन नोड पे सिर्फ बीटा चेंज होगा। यहाँ पर चेंजिंग नहीं की है हमने, रिमेंबर यहाँ पर कोई वैल्यू थी ही नहीं। जब कोई वैल्यू है ही नहीं और आप उतार रहे हैं वैल्यूज़, तो आप एज इट इज़ उतार सकते हैं उसके पेरेंट की वैल्यूज़। लेकिन अगर कोई वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं और आप चाइल्ड से पेरेंट की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि चाइल्ड कौन है और पेरेंट कौन है। अगर चाइल्ड मिन है तो फिर उसका पेरेंट मैक्स होगा, विच मीन्स के मैक्स के ऊपर सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू चेंज होगी, बीटा की वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो अभी मैंने ये किया, बी से ई पे उतार ली सारी चीज़ें, और अगेन मैं वही कंडीशन चेक कर, सॉरी ई के पहले चाइल्ड को देखता हूँ 5 को। नाउ रिमेंबर दिस इज़ अ मिन नोड, ई इज़ अ मैक्स नोड, विच मीन्स यहाँ पर अल्फ़ा चेंज होगा, तो अल्फ़ा ऑब्वियसली लुक्स फॉर द मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या माइनस इन्फिनिटी रखना चाहिए या 5 रखना चाहिए? तो ऑब्वियसली माइनस इन्फिनिटी और 5 में से मैक्सिमम 5 है, तो मैं यहाँ 5 लिखूँगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि क्या अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा है, क्या इसके दूसरे चाइल्ड को चेक करना चाहिए या नहीं। तो क्या 5 ग्रेटर देन 3 है? अगर ऐसा है
तो फिर ई के बाकी चिल्ड्रन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये 9 प्रून हो जाएगा। याद रखें ये 9 प्रून हो जाएगा, क्योंकि जब ई ने अपने पहले चाइल्ड को देखा तो जो इसके पास वैल्यू आई वो वैल्यू और बीटा की पुरानी वैल्यू ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा। इस वजह से मैं ई के दूसरे चाइल्ड को नहीं देखूंगा और ई के ऊपर सिंपली अल्फ़ा की वैल्यू 5 और बीटा की वैल्यू 3 लिख दूंगा। अब बी के पास चॉइस है कि या वो अपनी यही वैल्यूज़ रखे या ये न्यू वैल्यूज़ उठाओ। नाउ रिमेंबर बी के ऊपर ऑलरेडी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, विच मीन्स कि यहाँ पर आप वैल्यूज़ सारी की सारी उठा कर नहीं लिख सकते, बल्कि जो चाइल्ड है उसकी वैल्यूज़ ऊपर जाएंगी। नाउ रिमेंबर कि बी इज़ अ मिनिमम नोड, इस वजह से यहाँ पर सिर्फ बीटा की वैल्यू चेंज हो सकती है। ई पे नई वैल्यू आई है 5, क्या हमें 5 रखना चाहिए या 3 ही रहने देना चाहिए बी की वैल्यू? सो द क्वेश्चन इज़ कि बिकॉज बी इज़ अ मिनिमम नोड तो यहाँ पर बीटा चेंज होगा एंड देयर शुड बी अ मिनिमम वैल्यू। तो क्या यहाँ पर 3 होना चाहिए या न्यू कैलकुलेटेड वैल्यू विच इज़ 5 होनी चाहिए? तो ऑब्वियसली 3 इज़ द मिनिमम बिटवीन 3 एंड 5, तो देयर विल बी 3 यहीं पर लिखा रहेगा और कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। रिमेंबर कि अभी हमारे पास बी तक का सोल्यूशन हो चुका है। यही चीज़ एग्जैक्टली हम जब ए के ऊपर लेकर जाएंगे तो ए यही कहेगा, क्योंकि ए मैक्स नोड है, तो ए के पास अब चॉइस आएगी कि या तो वो माइनस अल्फ़ा रखे अपने पास माइनस इन्फिनिटी, या फिर 3, यानी कि द न्यू कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ इट्स चाइल्ड। तो इसके चाइल्ड के पास वैल्यू है 3 और अल्फ़ा के पास है माइनस इन्फिनिटी। रिमेंबर मैंने आपको कहा था जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो मिन की वैल्यू मैक्स के पास यानी बीटा की वैल्यू अल्फ़ा के पास चली जाएगी या अल्फ़ा की वैल्यू बीटा के पास चली जाएगी। तो इन ऑर्डर टू कंफर्म कि बीटा की अल्फ़ा के पास जानी चाहिए या अल्फ़ा की बीटा के पास जानी चाहिए, यू जस्ट हैव टू लुक एट कौन सी नोड है। मैक्स नोड है तो अल्फ़ा ही चेंज होगा, यानी कि बीटा की वैल्यू अल्फ़ा के पास जाएगी। सो माइनस इन्फिनिटी और 3 में से बिकॉज इट इज़ अ मैक्स नोड तो ये मैक्सिमम कैलकुलेट करेगा विच इज़ 3, तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से प्लेस हो जाएगा 3। अब ए के दूसरे चाइल्ड के ऊपर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें कंडीशन ट्रू है या नहीं। कंडीशन फॉल्स है, अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा नहीं है, इसलिए आपको इसका दूसरा चाइल्ड यानी कि सी भी देखना पड़ेगा और सी को देखने के लिए मैं ये वैल्यूज़ एज इट इज़ सी के ऊपर उतार लेता हूँ। अब कंडीशन चेक करता हूँ, ऑब्वियसली कंडीशन इज़ फॉल्स, तो ऐसी की ऐसी वैल्यूज़ ये वाली उठा के एफ़ पे लिख देता हूँ। अब एफ़ के पास ये चॉइस है 3 एंड प्लस इन्फिनिटी। अब एफ़ के पास पहला चाइल्ड है 0, तो इसके पास चॉइस आती है कि एफ़ चूँकि मैक्स नोड है तो एफ़ को 3 रखना चाहिए अल्फ़ा की वैल्यू या 0 ले लेनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? अल्फ़ा को अल्फ़ा पे मैक्स की वैल्यू, एफ़ पे अल्फ़ा की वैल्यू इस वक्त 3 है जो कि ऊपर से आई है, लेकिन इसके पास एक चॉइस है कि 0 भी आ सकता है। तो व्हाट डू यू थिंक, शुड अल्फ़ा रिप्लेस, शुड 3 बी रिप्लेस्ड विद दिस 0 और नॉट? सॉरी अबाउट दैट। यस, एफ पे नहीं था, मैं कहाँ था, सॉरी, बी यही था। मैंने एफ़ पे वैल्यूज़ उतारी थी फ्रॉम सी, तो सी इज़ 3 प्लस इन्फिनिटी, ये 3 प्लस इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगा। अच्छा ना, रिमेंबर देयर वाज इट इज़ द कंडीशन इज़ एक्चुअली ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा, ऑल्दो इससे हमारे एल्गोरिदम पर फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आई वाज जस्ट चेकिंग एंड इट्स एक्चुअली ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट जस्ट ग्रेटर देन। Okay, now continuing from where we left off,
दैट एफ़ के पास अब चॉइस है कि या तो अल्फ़ा की वैल्यू 3 ही रखे या न्यू कैलकुलेटेड वैल्यू विच इज़ 0 वो रखे। तो ऑब्वियसली 3 के ऊपर 0 को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे बिकॉज अल्फ़ा एंड दिस इज़ अ मैक्सिमम नोड, सो ऑब्वियसली 3 को बड़ी वैल्यू चाहिए 3 से, अगर नहीं है तो वो रिप्लेस नहीं होगा। सिमिलरली एफ़ का अगेन कंडीशन चेक होगी, क्या अल्फ़ा ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा है, नहीं है, अल्फ़ा इज़ स्टिल लेसर, तो मैं नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ विच इज़ 1, अगेन इट्स नॉट गेटिंग रिप्लेस्ड। नाउ सी के ऊपर अब चॉइस है कि सी के पास अब एफ़ के पास 3 वैल्यू आई है, ये मैक्स से मिन के पास जाएगी यानी सी के पास, एंड ऑब्वियसली ये 3 उठ के आ जाएगा बीटा के पास। अब बीटा के पास चॉइस है यानी सी के पास चॉइस है कि या तो वो अपने बीटा की वही वैल्यू रखे जो इसके पास ऑलरेडी है, या जो नई कैलकुलेट हुई है वो कैलकुलेट कर ले। सो क्या इसको 3 रखना चाहिए या प्लस इन्फिनिटी रखना चाहिए, ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज़ अ मिन नोड, तो ये मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करेगी, प्लस इन्फिनिटी इज़ नॉट मिनिमम, 3 इज़ द मिनिमम वैल्यू विच इज़ न्यू। सो यहाँ से ये रिप्लेस हो जाएगा और 3 आ जाएगा यहाँ। ना रिमेंबर अब सी के ऊपर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू 3 और 3 है, यानी कि अब जी के ऊपर जब मैं वैल्यूज़ उतारूँगा तो मैं एग्जैक्टली ऐसे ही उतार लूँगा। बट बिफोर दैट मैं जी के ऊपर नहीं उतार रहा हूँ ये वैल्यूज़, सी के ऊपर जो 3 और 3 नई वैल्यूज़ कैलकुलेट हुई हैं, मैं इस पर चेक करता हूँ क्या कंडीशन पूरी उतरती है या नहीं। तो अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा, क्या अल्फ़ा ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा है, एंड येस वी हैव सीन कि अल्फ़ा ग्रेटर देन या इक्वल टू बीटा है, विच मीन्स कि मुझे सी के नेक्स्ट चिल्ड्रन को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरा जी जो है वो प्रून हो जाएगा, जी उसके जितने भी चिल्ड्रन हैं वो सारे के सारे, उन सब की वैल्यूज़ कैलकुलेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक 9 प्रून हुआ था और एक 7 और 5 प्रून हो गया इस तरह से। तो समझ में हमें ये आया कि अगर आपके पास जितना भी कॉम्प्लिकेटेड ट्री हो, देयर आर चांसेस कि उसमें से कुछ नोड्स प्रून हो जाए। 9 को कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें, 7 और 5 को कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें, क्योंकि जी पूरा का पूरा प्रून हो गया बिकॉज सी के ऊपर एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे अल्फ़ा वॉज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट यू कॉल इट, बीटा। एक मिनट, वाई इज़ माई स्क्रीन नॉट हैविंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, वेट मिनट। ओके या सो एक और दफ़ा मैं इसका रन कर लेता हूँ। रिकॉर्डिंग में मैंने देखा कि द स्क्रीन वॉज नॉट वेरी अफेक्टिवली विजिबल, या कुछ इशू आ रहे थे उसमें, तो मैं एक दफ़ा और इसका रन कर देता हूँ ताकि आपको भी क्लियरली समझ में आ जाए और रिकॉर्डिंग में भी ये चीज़ अब क्लियरली आ जाए। सो मैं इस चीज़ को रिमूव कर रहा हूँ। आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद द बेसिक्स विच इज़ के अल्फ़ा की वैल्यू इज़ माइनस इन्फिनिटी एंड बीटा की वैल्यूज़ प्लस इन्फिनिटी। हम हमेशा रूट नोट पे ये वैल्यूज़ रख के स्टार्ट करेंगे अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग को। सबसे पहले इसके चाइल्ड पर जाएंगी, ऊपर से नीचे आते हुए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैल्यूज़ पे, यानी कि ए के पहले चाइल्ड बी के ऊपर ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, बी के पहले चाइल्ड डी के ऊपर ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब डी के ऊपर चूँकि वो मैक्स नोड है तो उस पर सिर्फ अल्फ़ा चेंज होगा, और अल्फ़ा लुक्स फॉर ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज़ अ मैक्स नोड एंड अल्फ़ा चेंज हो रहा है, तो अल्फ़ा विल लुक फॉर द मैक्सिमम वैल्यू। नाउ डी को हर एक नोड को पहले कैलकुलेट करने से पहले हम ये कंडीशन चेक करेंगे क्या अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा है। तो क्या अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा है डी पर, नहीं है, लेसर है, विच मीन्स कि हम इसके चाइल्ड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास 2 आती है और 2 और माइनस इन्फिनिटी में से हमारे पास चॉइस है कि हमें क्या लेना चाहिए, और मैं 2 लूँगा बिकॉज अल्फ़ा इज़ अ मैक्स थिंग एंड मैक्स नोड जो है वो मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाएगी। सो माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। नाउ अगेन अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा है या नहीं, नहीं है अब भी, इस वजह से डी के सेकंड चाइल्ड को भी हम देखेंगे विच इज़ 3, और हमारे पास अब चॉइस है या 2 को रखें या 3 को, तो हम 3 को रख देते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर क्या होगा, डी के ऊपर वैल्यूज़ आ गई 3 और प्लस इन्फिनिटी, ये वैल्यूज़ अब बैक प्रोपेगेट होकर डी के पेरेंट यानी बी के पास जाएंगी। तो बी का पेरेंट जो है उसके पास ऑलरेडी वैल्यूज़ हैं, इस वजह से हम पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ बी के ऊपर बीटा को चेंज कर सकते हैं बिकॉज दिस इज़ अ मिन नोड। यहाँ पर सिर्फ हम बीटा को चेंज करेंगे, तो अब प्लस इन्फिनिटी को रखना चाहिए या 3 को रखना चाहिए, क्योंकि 3 न्यू वैल्यू कैलकुलेटेड है, तो 3 और प्लस इन्फिनिटी में से हमारे पास चॉइस है बिकॉज दिस इज़ अ मिन नोड, इट विल लुक फॉर द मिनिमम वैल्यू, प्लस इन्फिनिटी इज़ अ वेरी बिगर वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू इज़ 3, तो मैं इस पर 3 लिख दूँगा। इन दोनों में से बेसिक वैल्यू मिनिमम वैल्यू 3 थी। अगेन इसके बाद क्या करना है, कंडीशन चेक करेंगे अल्फ़ा ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा है या नहीं। तो बी के ऊपर अभी हम थे, अल्फ़ा ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा नहीं है, विच मीन्स कि इसके दूसरे चाइल्ड को भी देखें विच इज़ ई।
तो मैं ई को देखता हूँ, यानी इसके दूसरे चाइल्ड को, माइनस इन्फिनिटी और 3 ऊपर से नीचे उतारेंगे एग्जैक्टली सेम उतरेगी वैल्यूज़, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस इन्फिनिटी एंड 3। कंडीशन चेक करते हैं, क्या अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा है? नहीं है, ग्रेटर भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, यानी कि इसके चाइल्ड को भी हम देख सकते हैं। ई का जो एक चाइल्ड है वो है 5 कैलकुलेट होता है। 5 ई के ऊपर आना चाहिए या नहीं? ई इज़ अ मैक्स नोड, तो यहाँ पर अल्फ़ा चेंज होगा और मैक्सिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रखें या 5 रखें, द मैक्सिमम ऑफ बोथ इज़ 5, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू चेक कर, कंडीशन चेक करते हैं, अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा है या नहीं? तो यस, अल्फ़ा ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा हो गया, विच मीन्स ई के दूसरे चाइल्ड को देखने की ज़रूरत नहीं है, 9 प्रून हो जाएगा। 9 को कैलकुलेट करके, उसको चेक करके और उसको कंपेयर करके और रिप्लेस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। राइट, सो अभी हम ई के ऊपर दें, लेकिन अब देखें ई का पेरेंट भी बी है, बी के पास अभी वैल्यू 3 थी, लेकिन अभी एक नई वैल्यू कैलकुलेट हुई है ई पे विच इज़ 5, तो क्या इसको 3 रखना चाहिए या 5 रखना चाहिए? तो दिस इज़ अ मिन नोड, तो यहाँ पर ये 3 और 5 में से मिनिमम सेलेक्ट करेगा विच इज़ 3, तो ये 3 को ही रहने देगा। तो अब हम बी पर आ गए, अब बी के पास एक वैल्यू कैलकुलेटेड है 3, ए के पास अब चॉइस है क्योंकि बी का पेरेंट ए है, नई वैल्यू कैलकुलेट हुई है 3, तो अब ए यानी अल्फ़ा के पास चॉइस है कि मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करें, माइनस इन्फिनिटी रखे या जो न्यू वैल्यू कैलकुलेट हुई है इसके चाइल्ड के पास विच इज़ 3 वो कैलकुलेट कर ले। तो माइनस इन्फिनिटी और 3 में से ये 3 को प्रेफर करेगा बिकॉज 3 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बोथ, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब ए को अपने दूसरे चाइल्ड की वैल्यू चेक करनी चाहिए या नहीं? अगेन कंडीशन चेक होगी, 3 और प्लस इन्फिनिटी, क्या 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी? नो, 3 इज़ लेसर। तो हम क्या करेंगे, इसके दूसरे चाइल्ड के ऊपर ये वैल्यूज़ उतार देंगे विच इज़ सी। ठीक है, अब सी के अगेन सी के पहले चाइल्ड के ऊपर जाना चाहिए या नहीं? कंडीशन चेक करें, अल्फ़ा ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा है, नहीं है तो चले जाएं इसके एफ़ के ऊपर चले जाएं, एफ़ के ऊपर में आया 3 और प्लस इन्फिनिटी, कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम एफ़ के पहले चाइल्ड को देखेंगे विच इज़ 0। तो क्या 0 यहाँ पर सेलेक्ट हो जाना चाहिए एफ़ के ऊपर या नहीं? एफ़ इज़ अ मैक्स नोड, अल्फ़ा चेंज होगा, तो क्या 0 आना चाहिए यहाँ पर या नहीं? नहीं आना चाहिए क्योंकि दिस इज़ अ मैक्स नोड और यहाँ पर ऑलरेडी एक मैक्सिमम वैल्यू मौजूद है, 0 लेसर है 3 से, इसलिए यहाँ पर रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है, अब एफ़ को क्या 1 को सेलेक्ट करना चाहिए? अब 1 को हमने क्यों चूज़ किया? बिकॉज कंडीशन इज़ स्टिल फॉल्स, फिर हम 1 को चेक करेंगे, 1 को चेक किया तो 1 भी रिप्लेस नहीं कर सकता 3 को बिकॉज इट इज़ लेसर, तो अभी हमारे पास न्यू वैल्यू 3 ही है, यानी कि एफ़ के पास 3 ही वैल्यू है। अब सी के पास ऑप्शन है कि वो अपनी बीटा में, रिमेंबर सी के पास ऑप्शन है कि वो अपने बीटा में, क्योंकि सी इज़ अ मिन नोड, बीटा में या तो प्लस इन्फिनिटी ही रहने दे या एफ़ ने जो फाइनल वैल्यू कैलकुलेट कर ली है यानी कि उसके एक चाइल्ड ने वो रख ले। तो ऑब्वियसली सी इज़ अ मिन नोड, तो वो प्लस इन्फिनिटी की जगह 3 रखेगा क्योंकि दैट इज़ अ मिनिमम वैल्यू। अब सी अपने दूसरे चाइल्ड के पास जाएगा, लेकिन उससे पहले कंडीशन चेक होगी जिस तरह हम हमेशा कर रहे हैं, 3 इज़ लेस, 3 और 3 अल्फ़ा और बीटा, क्या 3 लेस देन और इक्वल टू 3 है? तो कंडीशन चूँकि ट्रू हो गई है तो इसलिए हम जी को चेक नहीं करेंगे, जी से जितने चिल्ड्रन निकल रहे हैं किसी को भी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका रिज़ल्ट कुछ भी आए उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो जी को हम बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, सो हमारे पास प्रून क्या क्या हुआ, 9 प्रून हो गया और जी पूरा का पूरा प्रून हो गया, यानी कि 7, 5 और जी सारा का सारा प्रून हो गया और 9 प्रून हो गया, यानी अल्टीमेटली 1 2 3 4 5 6 7 8 में से हमने सिर्फ 5 नोड्स को जो है चेक किया और हमारे पास रिजल्ट आ गया। नाउ रिमेंबर व्हाई इज़ अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग बीइंग डिस्कस्ड हियर, बिकॉज अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग में हम बहुत सारी नोड्स को देखे बगैर, कैलकुलेट किए बगैर उसी रिज़ल्ट पे पहुंच सकते हैं जो रिज़ल्ट मिनी मैक्स के थ्रू आता है। तो मिनी मैक्स के थ्रू यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा, अगर मैं सिंपल मिनी मैक्स देखता हूँ तो ये मिन नोड है ना, देखें यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये मिनिमम नोड है, डी विल बी 2। ठीक है, मैं यहाँ पर वो वैल्यूज़ लिख देता हूँ जो कि हम मिनी मैक्स के थ्रू सर्च कर रहे हैं। देखना डी विल बी 2 क्योंकि मिनिमम चाहिए इसको, ई विल बी 5 क्योंकि इसको मिनिमम चाहिए, और एफ़ विल बी 0 बिकॉज इसको मिनिमम चाहिए, जी विल बी 5 बिकॉज इसको मिनिमम चाहिए। अच्छा, अब बी विल बी वॉट, बी के पास क्या क्या ऑप्शन है, डी और ई में 2 और 5, तो अच्छा बी मिन है, ये मैक्स था, सॉरी मैंने गलत कर दिया, दिस वाज मैक्स लिखा हुआ भी है। डी के ऊपर 2 और 3 में से 3 को सेलेक्ट करेंगे, ई के ऊपर 5 और 9 में से 9 को सेलेक्ट करेंगे, एफ़ के ऊपर 0 और 1 में से 1 को सेलेक्ट करेंगे, और जी के ऊपर 7 और 5 में से 7 को सेलेक्ट करेंगे। नाउ बी के ऊपर विच इज़ डी और ई में से सिलेक्शन होगी, 3 और 9 में से 3 सेलेक्ट हो जाएगा,
और सी के ऊपर एफ और जी यानी कि 1 और 7 में से 1 सेलेक्ट हो जाएगा, और अल्टीमेटली ए के ऊपर 3 और 1 की चॉइस है तो वो 3 सेलेक्ट करेगा। रिमेंबर मिनीमैक्स से ए के पास 3 रिजल्ट आया। अब अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग में अगर आप देखो तो जब आपने इसको प्रून कर दिया, सी की आखिरी वैल्यू क्या बची थी, सी पे मिनिमम बीटा की वैल्यू थी 3। अब अल्फ़ा के पास ए के पास चॉइस है कि या तो वो 3 ही रखे या न्यू वैल्यू ले आए जो कि 3 है, तो वो 3 न्यू वैल्यू नहीं लेकर आएगा बल्कि इसी 3 को रखेगा। यानी कि अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग से भी हमारे पास रिज़ल्ट 3 आया है, और अगर हम मिनीमैक्स जिस तरह से भी हमने थोड़ा सा चलाया तो वहाँ से भी रिज़ल्ट 3 आया। लेकिन मिनीमैक्स से जो 3 आ रहा है वो तमाम नोड्स के रिजल्ट्स देखने के बाद आया। लेकिन अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग से सिर्फ ये थोड़ी सी हमने कैलकुलेशन की है और उससे 4 से 5 नोड्स हमारी जो है वो क्या कहते हैं उसको, निकल गई हैं, एक्सट्रैक्ट हो गई हैं, और हम उस नोड को कैलकुलेट नहीं कर रहे। दिस इज़ दी अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग। ठीक है, सो दिस वाज जस्ट दिस इज़ एन एल्गोरिथम। इसका पूरा आप एल्गोरिथम देख सकते हैं, इसका कट ऑफ वगैरह क्या है, इसकी कुछ एक्सरसाइजेज भी यहाँ पे गिवन है कि किस तरह से प्रून होंगी। सो इफ़ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर ग्राफ, ये भी अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग के थ्रू ही है, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 नोड्स हैं इन द लीफ नोड्स, एंड आउट ऑफ दोज 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नोड्स जो हैं वो प्रून हो गई हैं। उनको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग की वजह से हमारी काफ़ी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बच सकती है इफ़ यू अप्लाई इट। और ये इसका सिंपल एल्गोरिथम है जो कि अल्फ़ा बीटा और वेरिएबल्स के वैल्यूज़ की तरह काम कर रहा है। ठीक है, डीप ब्लू जो आपको मैं एल्गोरिथम पढ़ा रहा था, जो आपको मैंने हिस्टोरिकल एक चीज़ बताई थी, द चेस गेम दैट बीट द ह्यूमन चेस मास्टर, उसमें हुआ ये था कि उसमें जब उसने ब्रांचिंग फैक्टर उसका बनाया, उसका पूरा ट्री बनाया, डीप ब्लू जो मशीन थी उसमें तकरीबन उसको सिर्फ 6 नोड्स जो हैं ऑन एवरेज हर लेवल पर चेक करना पड़ी थी, जबकि थी 35 फैक्टोरियल तक, इतनी ज़्यादा 35 फैक्टोरियल तक नोड्स थी। दैट इज़ अ वेरी बिग नंबर, इतनी ज़्यादा नोड्स एक लेवल पर थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 6 या 7 कैलकुलेट करके ही काम हो गया। अगर हम अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग को हटा दें और सिर्फ मिनीमैक्स सर्च अप्लाई करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता उस पूरी चीज़ को कैलकुलेट करने में, टाइम भी और स्पेस भी। बट दैट हैड बीन अवॉइडेड बाय जस्ट लुकिंग एट द अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग एंड इट्स इफेक्टिवनेस। सो इसकी एक विजुअलाइजेशन भी मैं आपको छोटी सी दिखा देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, यू कैन फाइंड इट ऑनलाइन एज वेल। जब इसकी विजुअलाइजेशन आप देख लेंगे तो एक दफ़ा और रिपीट हो जाएगी ये चीज़, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक। जस्ट गिव मी अ मिनट। या सो यू कैन लुक एट दिस ट्री, दिस इज़ अ मिनीमैक्स ट्री, राइट। इसकी वैल्यू है 3 12 8 2 4 6 14 5 2। दिस इज़ द मैक्स लेवल, दिस इज़ द मिन लेवल, एंड दिस इज़ द मैक्स लेवल। अच्छा, इसमें अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग किस तरह से होगी, लेट्स स्टार्ट। रिमेंबर कि मैंने माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी लिया था। दिस विजुअलाइजेशन इज़ चेकिंग फॉर -1000 एंड +1000। तो इसने जो वैल्यूज़ लिए हैं वो 1000 ले लिए। तो इट्स जस्ट रिप्रेजेंटेशन कि बहुत बड़ी वैल्यू हो तो क्या होगा, बहुत छोटी वैल्यू हो तो क्या होगा। तो अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ आर लाइक दिस 3 12 8 5 9 3 वगैरह वगैरह, तो आप उसकी सबसे बिगर वैल्यू की तरफ चले जाएं, ताकि बस एक लिमिट आपने रखनी है कि भाई इस लिमिट से कम में वैल्यूज़ मेरी कैलकुलेट हो रही हैं। So if you don't want the limit to limit yourself, so you can just use alpha is equal to minus infinity and beta is equal to plus infinity. आप ये भी use कर सकते हैं, but that's up to you if you want that. Otherwise it's not a big deal. एक मिनट में ज़रा इसको zoom कर लूँ. Why is it not getting zoomed? Okay. सो इस V जो आपको नज़र आ रहा है, इस V को आपने इग्नोर कर देना है, इट इज़ समथिंग एल्स, इसको छोड़ दें। ठीक है, आप सिर्फ अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ पर आपने फोकस करना है, रिमेंबर। सो अब क्या हुआ, आपने चूँकि ऊपर से नीचे वैल्यूज़ उतारी तो देखें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ एज इट इज़ उतर गई, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, या -1000 और +1000। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर हुआ क्या कि आपके पास चॉइस आई, क्योंकि ये मिन नोड है, देख रहे हैं आप, मिन नोड है, पॉइंट नीचे हो रहा है,
तो बीटा के पास चॉइस थी कि या तो 1000 ही रखे अपने पास या नई वैल्यू विच इज़ 3 वो रखते हैं। तो बीटा लुक्स फॉर द मिनिमम वैल्यू, तो वो 1000 से को हटाकर 3 को रख दिया उसने। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पर कंडीशन चेक होगी कि अल्फ़ा ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा है। अगर नहीं है तो फिर इसके पास 12 की चॉइस आएगी। ये 12 को भी इग्नोर कर देगा कि भाई 12 देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन मैं 12 को यहाँ पर रिप्लेस नहीं कर सकता बिकॉज 12 इज़ बिगर एंड बीटा हैज़ ऑलरेडी बीन असाइंड द लेसर वैल्यू। फिर ये 8 को देखता है, तो 8 में भी इसको नज़र नहीं आता। दिस 7 जो आपको इसके अंदर नज़र आ रही है, दिस इज़ द नोड नंबर। ठीक है, ये कैलकुलेटेड वैल्यूज़ नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ नोड नंबर, जिस तरह ABC हम ले रहे थे। सो 3 या 8 क्या लेना चाहिए? ऑब्वियसली 3 ही रहेगा, 8 इज़ अ बिगर नंबर, तो हम 3 को रिप्लेस नहीं करेंगे। इसके बाद के स्टेप पे ज़रा गौर कीजिएगा, क्योंकि अब ये बीटा की वैल्यू 3 जो है अब अल्फ़ा के पास आएगी और चॉइस है कि या तो ये -1000 रखे या न्यू कैलकुलेटेड बीटा वैल्यू रखे। तो न्यू कैलकुलेटेड बीटा वैल्यू इज़ बिगर देन -1000, इस वजह से ये 3 रिप्लेस होकर यहाँ पर आ जाएगा। सी अभी ये है, लेकिन अब देखें ऊपर 3 चला गया, अल्फ़ा 3 एंड बीटा 1000। अब नीचे उतारेंगे जब वैल्यूज़ को, तो अल्फ़ा 3 और बीटा 1000 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर बीटा चेंज हो सकता है, तो बीटा यहाँ पर सिर्फ आएगा 1000 और 2 में मुकाबला होगा तो 2 आ जाएगा मिनिमम वैल्यू। देन 2 और 4 में होगा तो 4 रिप्लेस नहीं कर पाएगा, एंड 2 और 6 में होगा तो भी 6 रिप्लेस नहीं कर पाएगा। जस्ट लुक एट दैट। ठीक है, सो v की वैल्यू यहाँ पर मैंने आपको कहा था फ़िलहाल इग्नोर कर दें, क्योंकि v की वैल्यू है जो कि अभी टेम्पोरेरीली बीटा की वैल्यू के तौर पर कंसिडर की जा रही है। Anyways, so if we run it along and we see that ultimately these two values will be pruned, क्योंकि आपके यहाँ पास यहाँ पर 2 जो वैल्यू है जो कि हम बीटा के लिए यूज़ कर रहे हैं, 3 बिकम्स ग्रेटर देन 2, इस वजह से इसके बाकी 2 चिल्ड्रन को प्रून कर दिया जाता है। 3 बिकम्स ग्रेटर देन 2, क्योंकि बीटा की वैल्यू 2 आ जाती है, यहाँ से 1000 से हट के 2 आ जाती है। 3 बिकम्स ग्रेटर देन 2, तो ये बाकी 2 वैल्यूज़ प्रून हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से जिस तरह हमने अभी काम किया। सो देयर आर मल्टीपल वेज टू डू दैट, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स ऑन द इंटरनेट दैट यू कैन यूज़ दिस विजुअलाइजेशन टू वर्क ऑन अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग। मैंने एक टेबल की तरीके से कराया है, आप इस तरीके से लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अच्छा, अगर आप कहीं पर इसकी प्रैक्टिस करें तो प्लीज़ फॉलो दिस जो है पैटर्न, जो टेबल वाला पैटर्न है वो मैंने सिर्फ इस वजह से दिया है बिकॉज आई कांट ऑन द स्क्रीन आई कांट चेंज द वैल्यूज़ ऑन एवरी नोट। बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाता है उसमें, और आपको पता है कि स्क्रीन के ऊपर हैंड राइटिंग इज़ नॉट वेरी सटल। सो इसलिए मैंने टेबल को यूज़ किया है, जबकि मुझे काम यही करना था कि मैं अल्फ़ा की वैल्यू बीटा की वैल्यू इस तरह एक एक नोड के ऊपर लिखता और फिर उसकी वैल्यू काट कर और आगे 3 लिखता। ना रिमेंबर कि जब आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपने वैल्यू काट कर दूसरी नहीं लिखनी है, यानी कि मिटा कर नहीं लिखनी है, आप उसके ऊपर क्रॉस करके दूसरी वैल्यू लिख दें ताकि आपको याद रहे कि कौन सी वैल्यू ने किस को रिप्लेस किया है। अगर आप 3 को बिल्कुल मिटा कर 5 लिखेंगे तो आगे जाकर कहीं आप फंसते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं हो पाएगा कि इससे पिछले स्टेप में इसकी वैल्यू क्या थी। सो हमेशा ये प्रैक्टिस रखेंगे, आप अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो ऑन पेपर आपने यही करना है कि उसको क्रॉस करके और फिर अगली वैल्यू उसके सामने लिख देनी है ताकि आपको न्यू वैल्यू पता लगे और पुरानी वैल्यू भी साथ साथ पता लगती रहे। ये प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है, लाजमी करनी है। ठीक है, सो अब मैं मूव कर रहा हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग एंड मिनीमैक्स, ऑब्वियसली आई थिंक नहीं होंगे इतने क्वेश्चंस। अगर कोई चीज़ समझनी है तो मुझे दोबारा बता दें, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, क्योंकि आपके क्वेश्चन ज़्यादातर खुद ब खुद आंसर होंगे जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। तो जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी ओपन दी अदर लेक्चर एंड देन वी विल हैव एन इंट्रोडक्शन ऑफ दैट एज वेल। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। इट्स अ वेरी शॉर्ट लेक्चर एंड a very simpler lecture as well. It's mostly based on probability and an interesting way to know how the probabilities work. So hopefully you all know how probabilities work. Probability is actually the number of chances. It can be shown in percentages or a number from 0 to 1. 1 means that there is a 100% chance of that thing happening, कि भाई कितने चांस हैं कि आज बारिश होगी। इफ़ यू से दैट देयर इज़ अ 60% चांस, तो इसका मतलब है यू आर सेइंग दैट देयर इज़ अ 0.6 probability of it's raining today. So probability is not just as simple as you already know. If we are talking about a coin toss, अगर एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो बिकॉज कॉइन को टॉस करने में 2 आउटकम्स हो सकते हैं,
जस्ट मैं रिपीट करवा रहा हूँ वो चीज़ें आपको जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई होंगी। अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, वन इज़ के हेड आए और दूसरा है कि टेल आए। तो अगर मैं कहता हूँ हेड आने के कितने चांसेस हैं, तो बेसिकली आई एम आस्किंग कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। So you will just say, because there is one head in a coin and there are two possible chances, two possible answers to that, two possible outcomes to that. So you can say that P of head is 1 upon 2. Also P of tail is 1 upon 2 as well. ठीक है, यहाँ तक तो आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो? ओके, गुड. Furqan is saying कि event divided by the total sample space. Yes, total sample space या total number of possible outcomes कह रहे हैं आप. सो इसी तरह अगर हम एक डाइस को रोल करते हैं तो उसमें 6 आउटकम्स होते हैं. डाइस यानी कि जो लूडो में खेली जाती है उसको रोल करते हैं, उसके ऊपर 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6. तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन का मतलब है कि वन फेस आ जाए उसका जिस पे वन डॉट लगा हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी विल बी वन बिकॉज देयर इज़ ओनली वन वन हेयर एंड देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स. तो यू विल से दैट 1 upon 6. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5? It will still be 1 upon 6. What is the probability of 3? It will still be 1 upon 6. ठीक है, so you know about that कि how does probabilities work. इसी तरह से एक और गेम जिसको यूजुअली पढ़ाया जाता है probability में, that is cards game. और cards game, let me show you the perfect example for that and then we will continue this. Just give me a minute. Yeah, so this is a standard deck of cards that we play. So there are 1 2 3 4. One is usually named ace, ace, a 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Have you ever played cards? So kindly answer me in yes or no so that I know if I'm talking with people who have no idea about cards, or do you know about some of the names. So ace card 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and then there is jack, there is queen, and then there is the king. So this all of these cards A 2 3 up to K, J, Q and K are repeating. Again, these are the same cards, same cards, same cards. Just the only thing that is changing is this one, this symbol that you are seeing. This is another symbol, this is another symbol, this is another symbol. In the English language there are different names for that. In the Urdu language there are different names for that. It depends upon the community you are talking to. So this is usually an ace card, and this shape is known as clubs in English. This shape is known as spades in English. This shape is known as hearts, and this is diamond, hearts, spades and club. So these are 4 types of cards in which the numbers are the same. Numbers and face are the same. So let's have a quick question and answer session on that. How many aces are there? How many ace cards are there in a standard deck of cards? This is a standard deck of cards that you are seeing on your screen. How many ace cards are there in a standard deck of cards? थर्टीन. नो, द एस कार्ड्स, एस का मतलब है ACE, आई एम स्पीकिंग दिस फॉर ACE. एस कार्ड ये होते हैं. दिस इज़ एन एस कार्ड, इसके ऊपर ए लिखा हुआ है, एस 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 एस. एस कार्ड्स, देयर आर 4 एस कार्ड्स. 2 are black, 2 are red. 1 is spade, 1 is club, 1 is heart, 1 is diamond. Similarly, there are 4 2 cards. 4 cards representing the number 2, but they are all different cards because 1 2 is of clubs, 1 2 is of spades, 1 2 is of hearts, and 1 2 is of diamonds, right? So similarly, there are 4 jack cards. There's the card that have J printed on them. There are 4 J cards.
Two are reds, two are blacks. One is club, one is spades, one is diamond, one is hearts. Now again let's have another question, and let's hopefully इस दफ़ा जवाब सही आएगा. Can you tell me how many red cards are there? How many red cards are there? Very good. There are 26 red cards. And what about how many spades are there? How many spade cards are there? Yeah, just spades. How many spades are there? Great. There are 13 spades, there are 13 clubs, there are 13 hearts, there are 13 diamonds. There are 4 aces, 4 twos, 4 threes, 4 sevens, 4 queens, 4 kings, and so on. And there are 26 red cards and there are 26 black cards. Collectively, there are 52 overall cards in this deck. Now, for example, I have shuffled this randomly. I don't know which card is which. I pick up a card. शफल किया मैंने सर, यानी कि एक कार्ड के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरह 52 कार्ड्स मैंने रख दिए रैंडमली. नाउ आई पिक अप अ कार्ड इन बिटवीन, कहीं से भी मैं एक कार्ड उठाता हूँ. व्हाट इज़ अ प्रोबेबिलिटी, एक सवाल मैं हल करता हूँ, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन आंसर्स आपसे करता हूँ. एक कार्ड मैं रैंडमली उठाता हूँ, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज़ अ किंग ऑफ स्पेड्स? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज़ अ किंग ऑफ स्पेड्स? नाउ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 52. जैसे ना पॉसिबल आउटकम्स कितने आ सकती हैं चीज़ें, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है. यहाँ पर 52 आउटकम्स हैं और उसमें से मैं ये पूछ रहा हूँ कि किंग ऑफ स्पेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है. तो यहाँ पर किंग स्पेड्स के कितने हैं? एक ही है किंग स्पेड्स का. इसके अलावा किंग है लेकिन दूसरी चीज़ों के हैं, स्पेड्स का नहीं. तो स्पेड का किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग्स स्पेड या स्पेड्स किंग इज़ एक ही है और आउट ऑफ 52 है, इट इज़ 1/52. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड्स क्वीन? दैट इज़ अगेन 1/52. नाउ टेल मी व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड, जस्ट एस. एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी? अगेन मैं वही उसी तरह शफल करता हूँ और मैं एक कार्ड उठाता हूँ. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि वो कार्ड एस है? कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि जो एक कार्ड मैंने उठाया है रैंडमली वो एक एस कार्ड है? यस, योर थॉट्स आर वेरी गुड फुरकान. It will be 4 out of 52 because there are 4 aces and all of the possible outcomes are 52. So you will say that the probability of that card being an ace is 4/52. ठीक है. Now what is the probability of the card being uh, a black queen? What is the probability of that card that I picked up randomly if I'm talking about a black queen? What is the probability that I picked a black queen? This is the question. Yeah, this one. You are saying 2/52. Again, very right, because you say that there are 52 possible answers and out of those 52 there are 2 black queens, so the probability will be 2/52. 2/52. So you're very right. So this is how we deal with probability. Now it's about to get a little complicated, so go with the same flow. For example, I tell you that the card I picked is black. मैंने एक कार्ड पिक किया, आपको नहीं दिखाया. I am saying that that card is black. ये मैंने आपको बता दिया है कि वो कार्ड ब्लैक है. Now I am asking कि what is the probability that that card is an ace? क्या पूछा मैंने? मैंने ये पूछा कि मैंने आपको ये तो बता दिया है कि वो कार्ड ब्लैक है जो मैंने उठाया है.
अब आप मुझे ये बताएं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड एक एस है। वेरी गुड, इट्स 2/26 because when I said that the card is black, the possible outcomes became 26, not 52, because black cards are only 26. If I said the card is black, then that means that I am picking one card out of these 26. And how many cards are aces out of those 26 black cards? There are two aces, so the answer would be 2/26. This is the probability of that card being an ace. This probability where I told you one thing that has happened, यहाँ पर हमें कुछ नहीं पता था क्या हुआ है, हमने डायरेक्टली पूछा था भाई क्या हुआ है, बताएं क्या कौन सा कार्ड है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ कि भाई कार्ड ये है, अब मुझे ये बता दें कि ये वो कार्ड है या नहीं। ठीक है, तो ब्लैक है, आधी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। दिस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ नोन एज, बड़ा सिंपल सा नाम है इसका जो कि होपफुली आपको समझ में भी आ जाएगा, इज़ नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्योंकि मैंने कंडीशन लगा दी ना भाई, कंडीशन ये है कि ये कार्ड ब्लैक है। अब बताओ कि एस कितने एस है या नहीं है, या एस की क्या प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सिमिलरली अब मैं इस सवाल को अगर थोड़ा सा स्विच करूँ, आस्किंग द सेम थिंग अगेन नाउ इन दिस वे। First of all, you need to understand how this can be read. This is read as, what is the probability of the card being black if I say that it is an ace? अगर मैं आपको ये बता दूं कि कार्ड एस कार्ड है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक है या नहीं? कैन यू टेल मी दिस? जो बाद में चीज़ लिखी हुई है वो है जो कि कंडीशन है। इफ़ दिस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इफ इट इज़ ब्लैक, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इफ इट इज़ एस। Can you tell me what is the probability of the card being black if I tell you that it is an ace card? Yes, what do you think? So again we will move by the same rule, that when I told you that the card is ace, then that means that all the possible outcomes are 4. Yes, I have got your answer now, Furqan. Very right. Possible outcomes will be 4. Now out of those possible outcomes, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ace card है, there are only 4 ace cards, तो इसमें से मैं पूछ रहा हूँ ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट विल बी 2/4, विच इज़ एसेंशली 1/2, क्योंकि हाफ ब्लैक है हाफ रेड है। तो आप ये पूछ रहे हैं कि भाई अगर एस है तो कौन सा है, तो भाई 50-50 चांस है। 1/2 का मतलब होता है 0.5, या जिसको हम परसेंटेज में अगर करें तो इट बिकम्स 50%। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ सेइंग दैट, सो द प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली इज़ 2/4। यू आर वेरी राइट। नाउ यहाँ से हमें बात ये समझ में आती है कि अगर मैं आपको सिर्फ ये बोलूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कार्ड ब्लैक है, तो दैट प्रोबेबिलिटी वाज 13/52, सॉरी 26/52। लेकिन अगर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ तो प्रोबेबिलिटी पे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। यानी कि द इन्फॉर्मेशन अक्वायर्ड बिफोर कैलकुलेटिंग द probability can be made very useful, and the person or the agent who uses the known information in order to acquire or predict the next information will be known as an intelligent user or an agent. So if you have played any cards game or any kind of game for that matter, you know that it's about the game of deduction. If you know that someone has that card after a few rounds of play, you know that someone might have that card, the probability gets increased or decreased based on his moves. तो अगर मैं एक बंदे को देखता हूँ कि भाई वो उसने एक चाल ऐसी चली, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा करना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों किया उसने, उससे मैं कुछ डिडक्ट करूँगा। मैं ये सोचूंगा अच्छा ये इस वजह से नहीं किया उसने ऐसा, क्योंकि हो सकता है कि उसके पास ये कार्ड हो ही ना। अगली दफ़ा दोबारा अगर वो इस तरह की कोई चाल चलता है तो मेरा ये चांस जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, मेरे पास प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। एंड विदाउट नोइंग व्हाट द कार्ड दैट पर्सन इज़ हैविंग, आई कैन टेल यू व्हाट कार्ड दैट पर्सन हैज़। मैंने उसका कार्ड देखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता सकता हूँ कि वो कार्ड कैसा है, कौन सा कार्ड है, एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट, राइट।
So this is how probabilities work. So let's dig into its lecture and what do we have to learn here. अच्छा, there is a very interesting fact about it कि जब आप probability चेक कर रहे हैं किसी चीज़ की, इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं. Probability of something provided that something has happened, यानी कि probability of black when the card is ace, let's say. इसको ऐसे ही कर लेते हैं. हमने ब्लैक और एस और ब्लैक किए हैं ना. सो ब्लैक और एस वाली चीज़ें कर लेते हैं. या इफ़ द कार्ड इज़ ब्लैक, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ ब्लैक इफ़ इट इज़ एस, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. इट इज़ 2/4. इसका फार्मूला है कि इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए एंड इज़ द लॉजिकल एंड. लॉजिकल एंड को हम यूजुअली प्रोग्रामिंग में या प्रोबेबिलिटी में इससे रेफ़र कर देते हैं, कॉमा से. अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट हैज़ हैपेंड. ये इसका एक छोटा सा फार्मूला है. मीटिंग विल एंड इन 10 minutes. वी विल रीजॉइन विदाउट एनी डिले होपफुली. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्रोवाइडेड दैट दिस इवेंट हैज़ हैपेंड ए इज इक्वल टू जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए डिवाइडेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड. यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि probability of the card being black provided that I told you that this is an ace card is equal to the joint probability of black ace. First of all, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि what is the probability of B, A, यानी कि what is the probability of the card being black and an ace. क्या probability है कि कार्ड black भी है और ace भी है out of total? This is the question. Can you tell me what is the probability of the card being black and ace? ब्लैक कलर का एस है या नहीं, ये कार्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? कैन यू टेल मी दैट? 2/2. यू आर यू सेइंग 2/2 मीन्स 100, राइट? बिकॉज 2/2 का मतलब होता है 1/1, यानी कि 1, यानी कि 100%. आर यू श्योर कि जो कार्ड मैंने 52 में से निकाला है दैट इज़ अ ब्लैक एस? क्या वो कार्ड जो मैंने निकाला है दैट इज़ एन एस कार्ड एंड ऑल्सो ब्लैक? प्रोवाइडेड, रिमेंबर कि यहाँ पर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. यहाँ पर मुझे इन्फॉर्मेशन है कि ए हो चुका है. यहाँ पर ये कॉमा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आई एम लुकिंग फॉर द प्रोबेबिलिटी कि कार्ड ब्लैक भी हो और एस भी हो. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट? क्या प्रोबेबिलिटी है कि आउट ऑफ 52 जो मैंने कार्ड निकाला है वो एक काले रंग का एस है, यानी कि इन दो में से कोई कार्ड है. क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी? नो, नॉट 2/26, इट्स 2/52. रिमेंबर, मैंने आपको ये बताया नहीं था. जब मैंने आपको बता दिया था कि कार्ड ब्लैक है, अब बताएं कि वो एस है या नहीं, तो आपने कह दिया अच्छा ब्लैक है तो इसका मतलब है आउट ऑफ 26 है कोई. अब एस होने की प्रोबेबिलिटी उनमें से 2 ही हैं. लेकिन अब मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये हुआ है, कॉमा और इस डैश पर और करें, इसका मतलब है कि ये चीज़ हो चुकी है. ये बता चुका हूँ मैं कि है, सही है ये. बस आप इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं इसकी मौजूदगी में. लेकिन यहाँ पर इन दोनों की मौजूदगी एक ही साथ होना लाजमी है. So probability that the card is a black ace is 2/52. Now, what is the probability of the card being an ace? ये probability कितनी है? ये तो बड़ा आसान है, ये भी हमने किया भी था आई थिंक कहीं पे. ये रही 4/52. ये हमें ऑलरेडी पता है, it is 4 because there are 4 aces. Now the formula is कि अगर आपको ये मालूम करना है कि the probability of the card being black provided that it is an ace इक्वल्स टू वॉट, तो आप क्या करें, आप इन दोनों की जॉइंट प्रोबेबिलिटी को डिवाइड कर दें उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी से जो आप कह रहे हैं कि हो चुका है. तो यानी कि आपने क्या करना है, 2/52 को डिवाइड कर देना है 4/52 से. 2/52 को यानी कि इस प्रोबेबिलिटी को डिवाइड कर दें इस प्रोबेबिलिटी से, तो आपके पास आ जाएगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. सो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट इट कि हाउ डू वी डू दैट. So it becomes 2/52 multiplied by 52/4. ठीक है, ब्लैक एस.
ठीक है, वो स्विच हो जाता है जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में स्विच करते हैं, तो वो आगे वाली जो फ्रैक्शन है वो 4/52 थी 52/4 हो जाती है। अब इसको मल्टीप्लाई करना आसान है, 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 52 एंड 52 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4, या फिर 52 को 52 से हम कैंसिल कर देंगे एंड इट विल बी 2/4। सो दिस आंसर इज़ द सेम एज यू आर हैव सीन कि जब हमने सोच के ये बात लिखी थी इट वॉज 2/4, और अब हम इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करते हैं तब भी इसका जवाब 2/4 ही आएगा। So this is a formula for conditional probability, that if you want to use the conditional probability, you can have the joint probability of that divided by the conditional probability of that. Now इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, now we know the formula that probability of A such that B has happened is equal to probability of joint probability of AB divided by probability of, I hope you are understanding all of these things. Please tell me if you have any issue as of now. So if you have any question as of now, please tell me. अब मैं यहाँ पर कुछ इक्वेशंस लिखता रहूँगा साथ साथ, you should be able to understand those things on your own. So yeah, so conditional probability, I want your utmost attention here, because it will, this is the whole thing that I want to teach you. P of A, provided that B has happened, is equal to P of AB divided by P of B, which means that P of AB is equal to P of A provided that B has happened divided by P of B. क्या किया मैंने इसमें, मैंने सिर्फ इतना किया कि ये जो P of B था, इस P of B को मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ले आया हूँ, यानी कि P of AB अपॉन P of B था, ये वहाँ जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज़ दैट राइट? मैथमेटिकली P of AB अपॉन P of B, और ये वहाँ चला जाएगा तो इट विल गेट मल्टीप्लिकेशन, P of B विल बी मल्टीप्लाई विथ P of A सच दैट B। सो इससे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, P of B यहाँ से उठ के वहाँ चला गया, और इस चीज़ को मैंने इस तरह से लिख दिया। नाउ एक और चीज़ भी हमें पता है, अच्छा मैं इक्वेशंस के नाम दे देता हूँ। दिस इज़ लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो एक और चीज़ मैं लिख रहा हूँ, एंड दैट इज़ P of B provided that A has happened. What will this be? This will be P of AB again divided by P of A here, right? Because the event that has happened here is A, ये B then A है, A then B नहीं है। A then B होता तो divided by P of B हो रहा है, B then A है तो divided by P of A हो रहा है। Remember कि this thing, now P of A B is equal to P of B A। ये मुझे बताएं, ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं? ये वाला जुमला जो मैंने लिखा है, P of A B is equal to P of B A, इसमें एक्चुअली हुआ ये है कि बिकॉज वी आर सेइंग दैट A एंड B, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B, तो एंड की सिचुएशन जो है, या एंड की सिचुएशन जो है, इट इज़ कम्यूटेबल, इट इज़ कम्यूटेटिव। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि एक कार्ड रेड किंग है, या एक कार्ड ऐसा है जो कि किंग हो और रेड हो, ये एक ही बात है, राइट? कहने का मतलब ये है कि मैं अगर एंड की कंडीशन लगा देता हूँ, इफ़ आई हैव अ बुक, ठीक है, एक बुक है जो कि 200 रुपये की है, या 200 रुपये की है जो बुक है, एक ही बात हो गई है, ठीक है। तो एंड की कंडीशन अगर आ रही है, अगर मैं ये कहता हूँ कि 200 रुपये की कोई भी चीज़ हो, या कोई भी चीज़ हो, पैसे 200 रुपये लेने, ये दो अलग अलग बातें हो गई। लेकिन अगर मैं एक ही चीज़ के ऊपर दो कंडीशन लगा देता हूँ तो फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ कि आई एम क्या कहते हैं, अ बॉल इज़ रेड एंड राउंड, तो मैं कहता हूँ एक बॉल है जो कि रेड भी है और गोल भी है, अ बॉल इज़ रेड एंड राउंड, तो चाहे मैं रेड एंड राउंड कहूँ या राउंड एंड रेड कहूँ, एक ही बात है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों के चांसेस एक ही जितने हैं, राउंड एंड रेड हो या रेड एंड राउंड हो। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ द बॉल इज़ रेड, अब बताएं कि राउंड है या नहीं, तो अब प्रोबेबिलिटीज़ चेंज होती है। सो द पॉइंट इज़ कि जिस तरह यहाँ पर मैंने ए देन बी कहा, ए एंड बी कहा है,
वहाँ पर मैं बी एंड ए भी कह सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसी 3 इक्वेशन को, जिस तरह मैंने 1 से 2 निकाली है, मैं 3 से 4 इक्वेशन निकाल रहा हूँ, एंड दैट इक्वेशन बिकम्स पी ऑफ ए बी। ये चलें, इसको यहाँ पर आपने क्वेश्चन नहीं किया, बट ओके। जिस तरह से मैंने कहा था पी ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी, तो यहाँ पर पी ऑफ ए से डिवाइड हो गया, लेकिन जॉइंट प्रोबेबिलिटी विल बी बी कॉमा आई। यही चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि दिस थिंग एंड दिस थिंग आर द सेम थिंग बिकॉज दिस इज़ एन एंड कंडीशन। प्लीज़ टेल मी इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। सो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ बी ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो यहाँ पर मैंने इक्वेशन 3 से 4 उसी तरह से निकाली है जिस तरह मैंने इक्वेशन 1 से 2 निकाली थी। आई विल गिव यू अ मिनट टू अंडरस्टैंड इट एंड देन आई विल मूव ऑन। राइट, so like I said कि P of AB is equal to P of BA which means that इस जगह पर ये और ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। this thing and this thing are equal, so if we say that P of AB and P of BA is equal like we have already said कि क्योंकि दोनों AND की कंडीशन है A and B या B and A, ब्लैक एस हो या एस ब्लैक हो एक ही बात है। दो ब्लैक एस हैं और दो ही एस ब्लैक भी हैं, मैं उन्हीं दो कार्ड्स की तरफ इशारा कर रहा हूँ। सो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो पी ऑफ ए बी हम देख चुके हैं कि क्या है, तो थोड़ा फासला दे रहा हूँ सो दैट आई कैन यूज़ इट। पी ऑफ ए बी इज़ दिस here and P of BA is this here। ये दोनों चीज़ें इस तरीके से काम कर रही हैं। ठीक है जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं सिर्फ इसमें मैथमेटिकल रूल्स अप्लाई कर रहा हूँ और ये पी ऑफ बी को मैं उस तरफ भेज रहा हूँ। तो ये इक्वेशन जो है एज इट इज़ मैं कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। ये जो पी ऑफ बी है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। दिस थिंग, दिस इक्वेशन नंबर 4 is known as the Bayesian rule। ये सारी अब आपको दिखाने के बाद मैं आता हूँ अपनी स्लाइड्स की तरफ। This is the Bayesian rule, sorry, yeah। So the product rule gives us two ways to factor a joint probability. P of A such that B has happened is equal to P of B such that A has happened, P of A, and then probability of B. This is the exact equation that we have got here। Equation number 4, this one, this equation। गलत जगह रख दिया मैंने इक्वेशन 4, yeah, this one ना। So this is our equation number 4, yeah, this one। So this is the same equation, P of A then B, P of B then A multiplied by P of A divided by P of B। So why is this useful? I will leave it up to you। This is called the pos। इसकी एक इक्वेशन मैं आपको काम करवा देता हूँ इसका। So इस प्रॉब्लम को देख लें। there is an event, Mary is getting married tomorrow, there is an event of marriage tomorrow, wedding at an outdoor ceremony। So this married person just wants to know if it will rain on that day or not। ठीक है, so there is an information that in recent years it has rained only 5 days each year। 5 days each year means the probability is 5 upon 365 which is 0.014। unfortunately the weatherman has predicted rain for tomorrow। अब यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये आ गई है कि वेदरमैन ने यानी कि मेट डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि उस दिन यानी कल बारिश हो सकती है। अब मसला ये है कि व्हेन इट एक्चुअली रेन्स द वेदरमैन करेक्टली फोरकास्ट्स रेन 90% ऑफ द टाइम। यानी कि जब रेन होती है
तब जो वेदर फोरकास्ट करने वाले हैं 90% वो सही होते हैं, लेकिन 10% ऑफ द टाइम नहीं होते। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि कल बारिश होगी या नहीं, इसमें ये अब जॉइंट प्रोबेबिलिटी लगेगी कि हम ये चाह रहे हैं कि बारिश होगी या नहीं, जबकि हमें पता है कि प्रिडिक्शन हो चुकी है। क्या है मसला कि द वेदर मैन हैज़ प्रिडिक्टेड रेन फॉर टुमारो, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये हमारे पास है और हम ये जानना चाह रहे हैं कि बारिश होगी या नहीं। तो अगेन बेसियन रूल के मुताबिक पी ऑफ ए देन बी इज इक्वल टू पी ऑफ बी देन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फार्मूला ए बी को हटाकर आप इसके हिसाब से चलेंगे अगर, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन है, बी इज़ द प्रिडिक्शन, और इसके मुताबिक आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। नाउ पी ऑफ प्रिडिक्शन को चेंज करके हमने इस तरह से लिखा है, इट इज़ द सम ऑफ नॉट रेनिंग, इट इज़ नॉट रेन, इट इज़ नॉट रेन। So probability of prediction such that rain has happened multiplied by probability of rain plus probability of prediction with not rain, यानी कि टोटल 100% probability जो थी उसको हम यहाँ पर यूज़ करना चाह रहे हैं। और इसको जब हम यूज़ करते हैं तो इट बिकम्स probability of prediction that rain कितनी है, वो सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पर गिवन है, एंड यू कैन यूज़ दोज वैल्यूज़ लाइक दिस इज़ द 90% probability of prediction that rain, this is the 10% probability of prediction and not rain, and prediction probability of rain is 10 this one, and probability of not rain is this one, जो कि हमने यहाँ पर निकाली है। इन सबको हम कैलकुलेट करते हैं तो इट बिकम 0.111, which means there is only 1.11 point some probability of this of it being rain tomorrow. Similarly Bayesian rule की एक और एग्जांपल है यहाँ पे, for false positive and false negative, there are 80% of the men cancer will get positive tomography, यानी रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है, अब आपको कैंसर है या नहीं ये चेक करना है, तो उसमें कितने पॉजिटिव हैं कितने नहीं हैं, उनकी वैल्यूज़ आपको गिवन है, यू कैन यूज़ दैट एज वेल, राइट। सो दिस वाज जस्ट अबाउट बेसियन रूल। इसके काफ़ी जो है वो यूजेस और उसके सोर्सेज आपको मैंने दिए हैं, इसको आप देख सकते हैं जाके कि क्या किस तरह से इसके यूजेज हो रहे हैं। द मेन थिंग इज़ दैट यू शुड नो अबाउट बेसियन रूल एंड इट्स यूजेज अमंग ऑल ऑफ द थिंग्स। So I'm ending my lecture here, and let's have a break of 15-20 minutes. In the next class, which will be on 26th hopefully, अगर उसमें चेंजिंग होती है, अगर मैं उससे पहले रख देता हूँ क्लास, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, आई विल कम्युनिकेट टू यू, but if not then 26th of August will be our class, next class 9 a.m. and after 15-20 minutes we will resume our lab where we left off in our last lecture of this morning. If you haven't seen that, please do see that in these 15-20 minutes and have a gist of what we are going to discuss in this lab as well. So let's have a break of around 15-20 minutes and then we will be back for the lab of artificial intelligence. Thank you very much.